अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन चैप्टर 19 एम्फीबियंस और एम्फीबियंस वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फोसिस को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस है क्या। इस मेटामॉर्फोसिस को समझने के लिए यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास स्पर्म है और ये हमारे पास एग है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, इट मीन फर्टिलाइजेशन होती है, तो जाइगोट बनता है। इस जाइगोट के बाद हमारे पास ये जो जाइगोट है वो कन्वर्ट होता है एडल्ट के अंदर। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो कि ये जाइगोट डायरेक्टली एडल्ट की शेप में तब्दील हो जाए तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो जाइगोट होता है ये डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि इसकी बहुत सारी बॉडी फॉर्म्स बनती हैं। मतलब यहाँ पर पहले एक किस्म का लार्वा बना, फिर दूसरी किस्म का, फिर तीसरी किस्म का, फिर चौथी किस्म का, या किसी में 2 किस्म का बनता है, किसी में 3 किस्म का भी बनता है। तो मतलब अगर ये जाइगोट लार्वल स्टेजेस से होता हुआ अगर एडल्ट में कन्वर्ट हो तो इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर जाइगोट से डायरेक्टली एडल्ट की शेप, बॉडी शेप ना बने ऑफस्प्रिंग की, तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और इसमें डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स बनती हैं। अब ये जो लार्वल फॉर्म्स हैं, ये जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है, इसको कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। देखते हैं कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंडीशन है वो कहता है कि क्राउड होना चाहिए। मतलब अगर लार्वा बहुत ज़्यादा होंगे तो जल्दी मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स के जो लार्वल फॉर्म्स हैं, अगर वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो भी मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो ज़रूर होगा और जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हमने देखना ही है कि ये जो मेटामॉर्फोसिस है, क्या इसको कोई चीज़ कंट्रोल भी कर रही होती है, ये खुद ब खुद हो जाती है? तो नहीं स्टूडेंट्स, इसको कंट्रोल किया जाता है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकती। वो कहता है कि ये हमारे पास जो मेटामॉर्फोसिस है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरोसेक्रेशंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो वो कहता है कि न्यूरोसेक्रेशंस ऑफ हाइपोथैलेमस ये क्या करती हैं, मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करती हैं। मतलब अगर न्यूरोसेक्रेशंस मतलब ऐसे मटेरियल जो न्यूरॉन सेल से सेक्रेट हों उनको न्यूरोसेक्रेशंस कहते हैं। तो न्यूरोसेक्रेशन भी मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करती है। और चूँकि अभी हमने बात की है कि हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर का काम होता है हाइपोथैलेमस की सेक्रेशन को स्टोर करना, दूसरा है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब। तो मेटामॉर्फोसिस में सिर्फ हाइपोथैलेमस की सेक्रेशन नहीं, बल्कि न्यूरो सेक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वो, और हमारे पास थायराइड ग्लैंड, ये 3 चीजें मिलकर कौन सा प्रोसेस करवाती हैं, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे एम्फीबियंस हैं कि जिनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो बहुत कम होती है या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो बहुत कम बनती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें माइनर के हवाले से तो वो कहता है कि हमारे पास माइनर मेटामॉर्फोसिस होती है किसके अंदर, सेसिलियंस के अंदर एंड सैलमेंडर्स, और जो सैलमेंडर्स हैं उनके अंदर। माइनर का मतलब ये है कि होती नहीं है, बल्कि इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होती है, थोड़ी लार्वल फॉर्म्स बनती हैं, ज़्यादा नहीं बनती। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर यानी सेसिलियंस की बात करें या सैलमेंडर्स की बात करें, स्पेशली सैलमेंडर्स, तो इनके अंदर अब हम देखने लगे हैं कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं जब मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है या लार्वा से आगे अडल्ट बन रहा होता है। गिल्स हमारे पास जो होते हैं सैलमेंडर्स वगैरह के अंदर वो लास्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। साथ में वो बता रहा है कि गिल्स के साथ साथ
जो कॉर्डल फिन्स होते हैं, कॉर्डल फिन्स मीन टेल फिन, जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर आमतौर पर टेल भी प्रेजेंट होती है, और चूंकि वो इक्वेटिक होते हैं तो इसलिए वो मूव फिन के साथ करते हैं, जिस तरह फिशेस के फिन्स होते हैं। तो जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो इनके जो कॉर्डल फिन्स होते हैं यानी कि जो टेल फिन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, बात करते हैं एन्यूरन्स की। एन्यूरन्स हमारे पास ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनको हम टोड्स और फ्रॉग्स कहते हैं, यानी कि आर्डर हमारे पास जो एन्यूरा है उसके मेंबर्स को हम एन्यूरन्स कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या तो टोड्स आती हैं या फिर फ्रॉग्स आते हैं। इनके अंदर बेटा वो कहता है कि हमारे पास जो एन्यूरन्स हैं इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस बहुत ड्रामेटिक कंडीशन में होती है। अब यहाँ पर ड्रामेटिक का मतलब है हैरान कौन कंडीशन में होती है। कैसे हैरान कौन कंडीशन में होती है? वो कहता है कि ड्रामेटिक यानी कि हैरान कौन चेंजेस होती हैं फ्रॉम टैडपोल टू एन अडल्ट। अब इसका मतलब ये हैरान कौन का मतलब ये है कि न्यूरॉन्स में पहले जाइगोट बनेगा, फिर एक लार्वा बनेगा, फिर उसके बाद पता नहीं चलेगा शॉर्ट टाइम में एक और लार्वा बन जाएगा, फिर उसके बाद ड्रामेटिक कंडीशन क्या होगी कि फिर नेक्स्ट और किस्म का लार्वा बन जाएगा, फिर जाकर वो आगे अडल्ट में कन्वर्ट होगा, और ये वेरी स्पीडी होती हैं, स्लो नहीं होती। सो डेट्स व्हाई उसने कहा है कि जो हमारे पास एन्यूरन्स हैं इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस ड्रामेटिक होती है, ड्रामेटिक टाइप होती है, हैरान कौन तरीके से होती है। अब वो बताता है कि जो ड्रामेटिक चेंजेस है ये होती कौन कौन सी हैं जिनको हम हैरान कौन चेंजेस कह रहे हैं, हैरान कौन तब्दीलियां कह रहे हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ लेग्स या लिम्स। ये जो लार्वा होता है उसकी लिम्स या टांगें बनना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि देखते ही देखते डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, उनके जो लंग्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि टेल रीग्रेस या रीअब्जॉर्ब, जो टेल है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, चूंकि लार्वा के अंदर टेल भी होती है, गिल्स भी होते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले लेग्स बनना शुरू हो जाएगी, फिन्स खत्म हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर लंग्स बनना शुरू हो जाएंगे, गिल्स खत्म हो जाएंगे। टेल रीग्रेस एंड रीअब्जॉर्ब, कि जो टेल होती है आमतौर पर फ्रॉग की नहीं होती, वो लार्वल फॉर्म में होती है, जैसे अडल्ट की बॉडी फॉर्म आती है तो टेल खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वो बता रहा है थिकनिंग ऑफ स्किन, जो लार्वल फॉर्म होती है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है, लेकिन जो अडल्ट होती है उसकी एज कंपेयर टू लार्वा जो स्किन होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है। स्पेशल चेंजेस इन द हेड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, इनका जो हेड होता है उसमें तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तब्दील हो जाता है। कैसे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे तब्दील होता है? स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो हमारे पास लार्वा होते हैं वो हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर का मतलब क्या है कि वो प्लांट मैटर को खाते हैं, लेकिन जो अडल्ट होगा वो कार्निवोर होगा, वो छोटे इनवर्टिब्रेट्स को खाएगा, वो इंसेक्ट्स वगैरह को खाएगा। तो इस तरीके से जब लार्वा से अडल्ट बनता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी तब्दील हो जाता है ताकि वो कार्निवोर लाइफस्टाइल वाली मटेरियल को डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट वो कहता है कि चेंजेस इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के लार्वा कैसे होता है, हर्बीवोर होता है, जैसे अडल्ट बनता है तो वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो जाता है और वो कार्निवोर बन जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, कई एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा जाता है कि व्हाट इज पेडोमॉर्फोसिस। स्टूडेंट्स इसको समझिएगा, अगर ऐसा हो किसी हार्मोन की तब्दीली की वजह से, हार्मोन के प्रोड्यूस ना होने की वजह से, या हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बॉडी के सेल्स उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये 3 कंडीशंस अगर हों तो जो लार्वा होता है वो सेक्सुअली तो मैच्योर हो जाता है लेकिन एक्सटर्नली तौर पर वो लार्वल फॉर्म में ही रहता है। यानी कि अगर कोई एनिमल लार्वल फॉर्म में रखते हुए अगर सेक्सुअली मैच्योर हो जाए तो इस अमल को हम कहते हैं पेडोमॉर्फोसिस। अब यही उसने कहा, सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यूरिंग लार्वल फॉर्म इज कॉल्ड पेडोमॉर्फोसिस। अब इसके लिए हम देखते हैं रीज़न कौन कौन सी हैं कि ये पेडोमॉर्फोसिस का जो अमल है ये क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम रीजंस की बात करें, वो कहता है कि हमारे पास ये जो बॉडी सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड थायराइड हार्मोन्स, एक्चुअली जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें एम्फीबियन का जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन रिलीज करता है,
جس سے میٹامورفوسس ایزیلی ہوتی ہے اور لارول فارم کے بعد آگے اڈلٹ باڈی شیپ چینج ہوتی ہے، اڈلٹ باڈی فارم بنتی ہے۔ اگر تھائرائیڈ ہارمون تو پروڈیوس ہو رہا ہے لیکن اگر باڈی کے سیلز اس کو رسپونس نہیں دے رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ سیکشل میچورٹی آ جائے گی لیکن جو باڈی کی شیپ ہے وہ ابھی لارول فارم میں ہی رہے گی۔ دوسری ریزن وہ کہتا ہے کہ سم ایمفیبینز لاروا فیل ٹو پروڈیوس دا ہارمونز آف میٹامورفوسس۔ تو دیکھیں جیسے ہمارے پاس تھائرائیڈ ہارمون کو ہم ہارمونز آف میٹامورفوسس بھی کہتے ہیں ایمفیبینز میں، وہ کہتا ہے کہ کچھ ایمفیبینز ایسے ہوتے ہیں کہ تھائرائیڈ ہارمون ان کے اندر پروڈیوس ہی نہیں ہوتا۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ پروڈیوس ہو رہا ہے، باڈی کی سیل رسپونس نہیں کر رہے۔ دوسری کنڈیشن ہمارے پاس کون سی ہے کہ ایمفیبین جو ہیں ان کے سیلز تو رسپونس کر رہے ہیں لیکن ہارمون انسفیشینٹ ہے، یہ پروڈیوس نہیں ہو رہا، تو بھی لارول فارم میں سیکشل میچورٹی آ جائے گی لیکن لارول فارم ہی رہے گی، اڈلٹ باڈی شیپ وہ اٹین نہیں کرے گا۔ نیکسٹ، سم سیلیمنڈرز ان سم سیلیمنڈرز پیڈومارفوسس از رول۔ کچھ تو سیلیمنڈرز کی سپیشیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر مسلسل یہی پیڈومارفوسس ہی ہوتی رہتی ہے، ان کے اندر جو میٹامورفوسس ہارمونز ہیں وہ پروڈیوس ہی نہیں ہوتے۔ نیکسٹ اور لاسٹ ورڈز وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں ہمارے پاس، بٹ ان سم فیملیز دا پیڈومارفوسس از انفلوئنسڈ بائی انوائرمنٹل کنڈیشنز۔ کچھ ایسی بھی فیملیز ہوتی ہیں ایمفیبینز کے اندر کہ جن میں جو پیڈومارفوسس ہے اس کو انوائرمنٹل کنڈیشنز ریگولیٹ کرتی ہیں۔ اگر انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو میٹامورفوسس ہو جائے گی، اور اگر انوائرمنٹل کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں تو پھر پیڈومارفوسس ہو جائے گی، مین انکمپلیٹ میٹامورفوسس ہو جائے گی۔ انکمپلیٹ میٹامورفوسس از کالڈ پیڈومارفوسس، یا پھر اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیکشل میچورٹی ڈیورنگ لارول فارم۔ اگر لارول فارم میں سیکشل میچورٹی آ جائے تو اس کو بھی ہم پیڈومارفوسس کہتے ہیں۔